हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आज जो वीडियो आप लोग के लिए दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी आने वाले समय में कुछ टाइम के बाद आजकल यूटेट की प्रिपरेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ तो आप देखेंगे यहाँ पर इस सीरीज़ में जो है दोस्तों यूटेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि आप लोगों को प्रीवियस पेपरों के नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास प्रीवियस पेपर्स हैं, ठीक है, तो प्रीवियस पेपर्स के बारे में आप जानते हैं, पढ़ते हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चंस का क्या फॉर्मेट रहता है और किस तरीके से जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना और उसके बारे में पढ़ने के बाद ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से क्वेश्चनों को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, या फिर किस तरीके से क्वेश्चन अप्लाई होते हैं एग्जाम में। तो आज वही दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। मैं देखिए ये पेपर जो है 2020 का पेपर है। ठीक है, टेट 2020 का पेपर यानी कि इससे पहले वाला पेपर है और ये फर्स्ट पेपर यानी कि कक्षा 5 तक वाला पेपर है। यूटेट प्रथम का पेपर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और ये 30 क्वेश्चन में आप लोगों को जो है जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी दोस्तों उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को और आप देखना कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं और डिटेल में मैं एक भी मतलब आप इसको स्किप मत करना। ठीक है, देखेंगे आप। मैं इसका बाकी का पार्ट जैसे उसमें एनवायरनमेंट है, हिंदी है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पार्ट्स में। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छा लग गया आपको कि ठीक है अच्छा काम किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो दोस्तों। देखिए बाल विकास एवं शिक्षा विज्ञान का ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों के विकास करने के लिए पूछ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। तो सर्वाधिक उपयुक्त दोस्तों यहाँ पर देखिए व्याख्यान निदर्शन होता है, जो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होता है। ठीक है, आप भाषण देते हैं और कोई चीज़ दिखाते हैं। ठीक है, तो मतलब लेक्चर देते हैं, क्लास में लेक्चर देकर पढ़ाते हैं, तो ये उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों के लिए उतना कारगर नहीं होता। उसके बाद भूमिका अभिनय, जिसको रोल प्ले बोलते हैं, ये भी नहीं होता है। चर्चा सत्र दोस्तों, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के जो है हाईएस्ट कौशलों के लिए नहीं होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स के लिए ये भी नहीं होता। तो यहाँ पर अगर कॉग्निटिव स्किल्स की बात करेंगे तो इंक्वायरी लर्निंग यानी कि खोज अधिगम जो है बेहद कारगर साबित हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के संज्ञानात्मक स्किल्स डेवलप होने के लिए उसकी मानसिक क्रियाएं बहुत अत्यधिक मात्रा में सक्रिय होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये सही जवाब इसका होने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, समस्या समाधान योग्यता के पोषण में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण तरीका क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए औपचारिक तर्कणा और तकनीक का प्रशिक्षण देना। ठीक है, औपचारिक तर्कणा और टेक्निक्स का प्रशिक्षण देना। देखिए टू प्रोवाइड देम विद फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, समस्या समाधान योग्यता में को जो है मतलब बल मिलता है। ठीक है, समस्या समाधान योग्यता इससे बढ़ेगी अगर तर्क करने की शक्ति की टेक्निक्स और टूल्स अगर बढ़ाए जाएं, उसको प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, किस तरीके से जो है तर्क दिया जाता है, किस रीजनिंग की एबिलिटी बढ़ाई जाएगी, तो इसे समस्या समाधान को सॉल्व करने की योग्यता जो है क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर सिंपल सा कहने का यही मतलब है। साइकोलॉजी की भाषा होती है, थोड़ा घुमाई फिराई होती है, बाकी और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते पाठ्यक्रम से भाव है। भाई पाठ्यक्रम से क्या भाव होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होता है यार। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या वो होता है जिसको हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमें एक सिलेबस मिल जाता है, उसको हमको पढ़ना होता है, क्या वो पाठ्यक्रम है। अगर शाब्दिक पर जाएंगे तो ठीक है, उसको आप पाठ्यक्रम कह सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम दोस्तों जो जब आप विद्यालय में इंटर हो जाते हैं वहाँ पर जो कुछ भी क्रियाएं आप करते हैं, जो कुछ भी आप सीखते हैं, जो कुछ भी अनुभव वहाँ से प्राप्त करते हैं, वो सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई एक्टिविटी हो, चाहे नाच खेल हो, कूद हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप जो है एक विद्यालय में आप सीखते हैं, स्कूल में उन अनुभवों को, उस एक्सपीरियंसेस को जो है अडॉप्ट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पाठ्यक्रम बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सीधा सीधा सही हो जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर को देखिए, तो विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, लेकिन जब आप एग्जाम देने वहाँ पर बैठेंगे दोस्तों, आपको ये दो तो ठीक है, ये सीधे सीधे गलत हो गए। लास्ट का एक कक्षा अनुभव, खेल और क्रीड़ाएं, ठीक है, ये भी जो है आपको डाउट में डाल सकता है। यहाँ पर 50-50 में आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है यहाँ। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आप NIVH संबंधित है, ठीक है। तो NIVH किससे संबंधित है? सबसे पहली बात तो NIVH है क्या भाई, ठीक है। अगर हमको इसका पूरा नाम नहीं पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। NIVH का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है। नोट कर लो इनको, ठीक है। कभी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमने क्या मतलब समझा, NIVS किससे संबंधित है। तो अब यहाँ पर देखिए विजुअली हैंडीकैप्ड, इस शब्द पर ध्यान देना, ठीक है। तो विजुअली अगर बोल रहे तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ देखने से या दृष्टि से संबंधित होगा, ठीक है। तो अब अगर आपको इसका पूरा नाम पता होता तो इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ भी नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। यानी कि भाई विजुअली हो रहा है तो विजुअल हमको कोई चीज़ कब नहीं होती है, जब हमको नहीं दिखती है। इनविजिबल मतलब नहीं दिखाई देना, ठीक है। तो विजिबल मतलब दिखाई देना, यानी कि दृष्टि से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सीधा सीधा सही हो जाएगा, दृष्टिबाधितों से जो है संबंधित होता है, ठीक है। आप अगर कई यही चीज़ें होती है ना, जब आपको अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी अगर पता है तो इसी तरीके से, क्योंकि रटने से तो कोई चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। तो रटने से कोई चीज़ नहीं होती है, अगर आपको इस तरीके से याद है तब आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व भाषाई बधिरता होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है भाषा अर्जन से पूर्व, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्व भाषाई बधिरता क्या होती है? भाषा अर्जन से पूर्व होती है। इसमें देखिए आप इसमें एक ऑप्शन और भी है जिसमें भाषा अर्जन के उपरांत या जन्म से भी आप कह सकते हैं, भाषा अर्जन से पूर्व जन्म से, लेकिन जन्म से नहीं होता है, ठीक है। जन्म से बालक जो है उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं, और जन्म जब होता है तो बालक कुछ भी नहीं बोल पाता, ठीक है। धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता है। तो कहने का मतलब जब वो भाषा सीखता है उसमें भाषाई ज्ञान का डेवलप होता है, तो उससे पहले जो है कि स्थिति की ये बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? भाई देखिए श्रवण बाधिता मतलब यानी कि उसको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी। देखिए यहाँ पर एक टीचर है, ठीक है। तो टीचर है, अगर टीचर की कक्षा इस तरह से है, ठीक है। तो टीचर की कक्षा इस तरह के है, चाहे वो आयताकार हो, वर्गाकार हो, ठीक है। तो या वृत्ताकार तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। इस तरह से आपने टीचर को, अब यहाँ पर टीचर खड़ा होगा तो ये भी नहीं सही है, उसके लिए बीच में अगर टीचर है तो भी अगर यहाँ को मुंह फेस करते हैं तो ये बच्चे जो है इस वाले हिस्से के बच्चे उसके पीछे रह जाएंगे, तो ये भी यहाँ पर फेल हो जाता है। उसके बाद आयताकार भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टीचर है, टीचर की इस बच्चे से दूरी जो है बहुत कम है, जबकि ये हम नॉर्मल क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं श्रवण बाधितों की बात, ठीक है। और इससे अगर इस बच्चे की लोकेशन की बात करेंगे, इसकी करेंगे तो इनसे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। उसी तरीके से ये बहुत ही एक मतलब ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो पीछे का बच्चा है बहुत दूर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि यहाँ पर टीचर है और टीचर के सामने बच्चे रहें और ज़्यादा दूरी पर भी ना हो। अब देखिए यहाँ पर का बच्चा, ये जितने भी बच्चे यहाँ पर इस पंक्ति में बैठे हैं आप इनको देख सकते हैं, ये अर्धवृत्ताकार हिसाब से बैठे हैं, ठीक है। तो टीचर की जितनी दूरी इस बच्चे से उतनी ही दूरी इस बच्चे से भी है, उतनी दूरी इस बच्चे से भी है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? अर्धवृत्ताकार, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा अर्धवृत्ताकार विधि, ठीक है। यहाँ पर कोई ये सही हो जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन भी इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो यानी कि कुल मिला के जो श्रवण बाधित होते हैं, सुनने में जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए ये विधि सबसे जो है अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर को कौन सा सही हो गया? फिर ऑप्शन बी सही हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक को की नहीं है? देखिए मानसिक मंद बालक की यहाँ पर बात हो रही है और ऊपर से ये बोल रहा है कि नहीं है। कौन सी विशेषता ऐसी है? देखिए धीमी गति से सीखना मानसिक मंद बालक की विशेषता है, ठीक है, ये सही है। शीघ्र भूलना, ये भी ठीक है। अनुकरण से सीखना, ठीक है, ये भी सही है। सामान्यकरण की क्षमता, ये भी जो है आपको सही लगेगा, ठीक है। और जो ये साइकोलॉजी होती है इसमें आपको सभी सही लगते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सामान्यकरण की एबिलिटी टू जनरलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन नहीं कर पाएगा ना वो। अब आप बाकी चीज़ों में देखेंगे अगर अनुकरण करके वो सीख ही लेगा, थोड़ा थोड़ा दूसरों को देख के धीरे धीरे, चाहे उसकी सीखने की दर कम होगी लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाएगा, ठीक है। बाकी ये दो तो साफ स्पष्ट है, ठीक है, ये तो उसकी विशेषताएं है, लेकिन सामान्यकरण की क्षमता उसकी विशेषता नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही आंसर हो जाता है हमारा? सामान्यकरण की क्षमता, ऑप्शन
जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। वो सामान्यकरण नहीं कर पाएगा चीज़ों में, ठीक है, जनरलाइजेशन नहीं कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है। भाई दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सामाजिक एकीकरण और सामाजिक मान्यता, ये दोनों जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। दृष्टिबाधितों के लिए, जो दृष्टि जिनको देखने में असमर्थता है या देखने में उनको बाधा उत्पन्न होती है, नहीं देख पाते ठीक से, तो ऐसे बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा, ऐसे बालकों के लिए जो एकीकृत शिक्षा होती है उसका उद्देश्य सामाजिक एकीकरण और सामाजिक मान्यता, ये दोनों होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है तो उसमें योग्यता। भाई कोई बालक है वो किसी कहानी के अनेक शीर्षक बता देता है, अनेक टाइटल बताता है, तो उसमें क्या योग्यता है? तो साथियों इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए वैचारिक प्रवाह की उसमें योग्यता होगी, ठीक है। तो उसमें कैसी योग्यता होगी? वैचारिक प्रवाह की योग्यता होगी, क्योंकि भाई देखिए कोई कहानी को अगर कोई बालक पढ़ रहा है उसके बाद वो इतना विचार उस पर कर पा रहा है, ठीक है, उसके विभिन्न प्रकार के आइडिया जो है निकल के आ रहे हैं, मतलब ठीक है ना। तो उस कहानी को किस तरीके से वो समझ रहा है, उसके विचार कार्य कर रहे हैं उस पर, उसके आइडियाज़ कार्य कर रहे हैं, जिस आधार पर वो जो उसके अनेक शीर्षक बता पा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इस जो ये वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे डिस्फेजिया, ठीक है। ये डिस्फेजिया जो है ये क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये जो है विकार होते हैं, ठीक है, लर्निंग के विकार होते हैं, लर्निंग विकार जिसको बोला जाता है। तो डिस्फेजिया जो होता है दोस्तों, ये भाषाई असामान्यता होती है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर देखेंगे आप, भाषाई असामान्यता होती है, ठीक है। उसके बाद एक फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आप, यहाँ पर लेखन समस्या है, ठीक है। तो लेखन समस्या, लेखन में अगर किसी को समस्या है तो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? डिस्ग्राफिया, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? डिस्ग्राफिया। इनको याद कर लो, रट लो, लिख लो, जैसे भी याद होते हैं। अब मैं इसको एक चीज आपको बताता हूँ, ट्रिक बता दो दोस्तों, ठीक है। डिस्ग्राफिया लिखने में, यानी कि जब आप ग्राफ बनाते हैं, इसमें ग्राफिया आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफिया आ रहा है तो इससे आप ध्यान रखना ग्राफ से, ठीक है। तो ग्राफ आपको याद रखना है। तो ग्राफ क्या होता है दोस्तों? आपको बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको लिखने में ही प्रॉब्लम होगी तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब इस चीज को ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ से लेखन, लिखने में ग्राफिया होता है, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होगी, ग्राफ नहीं बनाएंगे, यानी कि लेखन से समस्या। उसके बाद पठन समस्या, पढ़ने में समस्या, तो ये होता है डिसलेक्सिया, ठीक है दोस्तों। पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कुछ लोगों को अगर मैं क्या लिखा, डिसलेक्सिया होता है, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को नोट जरूर कर लेना। अभी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा इस पर बाद में, और ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको ये चीज़ याद करना है। देखिए डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया करने में ऐसा लगता है जैसे आप हमारे वीडियोज़ को डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो पढ़ना क्या होता है, हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अधिकतर मोस्ट ऑफ आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स को जो है पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, यानी कि वो डिसलाइक करते हैं। तो पढ़ने में समस्या को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक बनाकर आप याद करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि आपको याद आ सकता है। जिस समय ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गणना में समस्या दोस्तों, गणना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कैलकुलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में कैलकुलेट लिखा, तो कैलकुलेशन इसको कहा जाता है, इसी से संबंधित है डिसकैलकुलिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया बोला जाता है गणना में, डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया क्या हो जाता है? गणना में समस्या को बोला जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहाँ पर हमने सारे 4 के 4 ऑप्शन बात कर लिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों। संज्ञान जानने की प्रक्रिया, संज्ञान, ठीक है, कॉग्निशन की बात हो रही है। तो संज्ञान के अंतर्गत सोचना भी सम्मिलित है, समझना भी सम्मिलित है। सेगी बखारना, यानी कि जिसको बोस्टिंग बोला जाता है। सेगी बखारना का मतलब क्या होता है? बढ़ चढ़कर बातें करना, ठीक है। जो डींगे मारते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं और बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, उसको बोला जाता है सेगी बघारना, ठीक है। तो यानी कि देखिए संज्ञान जानने की प्रक्रिया है, इसमें क्या सम्मिलित है? संज्ञान में ये सेगी बघारना नहीं है, ठीक है। और समस्या समाधान भी इसके अंतर्गत शामिल है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर को कौन सा सही हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की, देखिए कौन सा सिद्धांत है जो संज्ञानात्मक विकास की 4
प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है। भाई देखिए 4 अवस्थाएं आपको मैंने तो अभी इस क्लास में नहीं बताया है, लेकिन आपने पढ़ा होगा। ये पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, सेंसरी मोटर जिसको बोला जाता है। ठीक है, नंबर 1 कौन सी है भाई? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, सबसे पहले एक संवेदी गामक अवस्था है। दूसरा कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो, जब क्लास चलेगी उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तीसरी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी आती है औपचारिक। ठीक है, औपचारिक, या इसको औपचारिक के अलावा इसको अमूर्त भी बोला जाता है। ठीक है, जब बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, थिंकिंग करने लगता है, अपने विचार प्रदर्शित करने लगता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये चारों अवस्थाएं। और आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको इन चारों अवस्थाओं की का टाइम बताना है। ठीक है, टाइम पीरियड, जैसे संवेदी गामक अवस्था कितने से कितने साल तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितने से कितना माना गया है, इस तरीके से आप कमेंट करके इसको बताना है आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए आप, कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं ये आजकल हमारा बुद्धि टॉपिक चल रहा है सीटीपी में, आप लोग जो है सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन कोई नहीं, ठीक है, देखेंगे आगे जो है क्या रिस्पॉन्स मिलता है वीडियोस को। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये भी आने वाला है। ठीक है, तो गतिविधि स्थानिक बुद्धि अब यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों गतिविधि स्थानिक बुद्धि जो होता है ना, ये स्थानिक बुद्धि एक चीज़ होती है जिसमें जो मैं आपको बताऊंगा आगे, जो हावर्ड गार्डनर थे उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ठीक है, तो उसके अंतर्गत एक प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई थी स्थानिक बुद्धि। ठीक है, स्पेशियल बुद्धि कहते हैं, यानी कि स्पेस से संबंधित, ठीक है, स्थान से संबंधित बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि जिन लोगों में होती है, वो क्या करते हैं, किसी भी एक स्थान का, स्पेस का वो बेहतरीन तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे कोई मानचित्रकार है, कोई पायलट है, उनको स्पेस का, उनको किसी जगह का, स्थान का, ठीक है, उस चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मौखिक अनुयायी नहीं होता है। उसके बाद एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये बाकी के नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जटिल उपकरण को क्या करते थे, इकट्ठा करते हैं। इनके पास स्पेस से संबंधित जानकारियाँ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है। डिटेल में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होती है? ठीक है, तो मंदबुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि जो है अधिक उपयोगी? भाई देखो, दंड देकर या निंदा करके या चुनौती। ठीक है, ये दंड शब्द तो साइकोलॉजी में आता ही नहीं, जहाँ पर ये आता है इसको साफ साफ इनकार कर दो। ठीक है, निंदा और चुनौती, जहाँ पर निगेटिव चीज़ें आती है ना बच्चे के परिप्रेक्ष्य में अगर आती हैं तो उसको तुरंत नकार दो। ठीक है, तो अब ऑप्शन 1 रह जाता पुरस्कार और प्रशंसा। ठीक है, अगर मंदबुद्धि बालक है उनको पुरस्कार दो, उनकी प्रशंसा करो, तो उससे वो अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? विशिष्ट बालकों की बोल रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि इनकी विशेषता नहीं है। कई बार हम क्वेश्चन इस तरीके से गलत कर जाते हैं, विशेषता है नहीं पर हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। ऑप्शन पढ़ लेते, वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी और स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। भाई ठीक है, विशिष्ट बालक जो होते हैं उनकी योग्यता नहीं है। भाई ये योग्यता है, ये तो योग्यता है, ये नहीं है, नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है, उनकी योग्यता है। दूसरा है, उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है। बिल्कुल होता है, जो विशिष्ट बालक होते हैं और पढ़ने लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है, वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। अब ये गलत है। ठीक है, वे चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित होते हैं। भाई देखिए, ये 3 के 3 जो है विशिष्ट बालकों की विशेषताएं हैं। ठीक है, एक ही यहाँ पर को नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो गया? इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हमको क्योंकि उसकी विशेषता नहीं है ये बताना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो शिक्षण कौशलों की, भाई शिक्षण कौशल क्या होता है? ठीक है, टीचिंग स्किल, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है टीचिंग स्किल, यानी कि शिक्षण कौशल का मतलब होता है टेक्निक्स, तकनीक।
ठीक है। अगर कोई आप टीचिंग कर रहे हैं, कहीं पर पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास जो स्किल्स होते हैं, ठीक है, जो कौशल तकनीक होते हैं, तो उन विभिन्न प्रकार का यूज आप अपने टीचिंग में करते हैं, ठीक है। उन शैलियों का, उन कौशलों का इस्तेमाल अपनी टीचिंग में करते हैं। तो ये टीचिंग स्किल्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ज़्यादा बात नहीं करनी अभी। तो शिक्षण कौशल शिक्षक सहायक शिक्षण क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होते हैं, और यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछ रहा है ना, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं या व्यवहारों से संबंधित होते हैं, और शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता और सुगमता प्रदान करते हैं। और उसके बाद है शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। भाई देखो ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, ठीक है। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित नहीं हो सकते, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें कक्षा कक्ष के अंदर होती हैं, तो सभी इकाइयों से शिक्षण कौशल संबंधित नहीं हो सकते। बाकी सीखने में सहायता सुगमता प्रदान करते हैं, और व्यवहार से संबंधित है शिक्षण कौशल शिक्षक की जो क्रियाएं करता है शिक्षक, उससे संबंधित है, सही है, ठीक है। ये चीज़ें सारे सही हैं, ठीक है। शिक्षण कौशल विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो आप ऑप्शन सी यहाँ पर सीधा सीधा सही हो जाता है। आपने नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी आपको इसके बारे में नॉलेज है, तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है? शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों में, बिल्कुल सही है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, ये भी सही है। शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी कैसे हो सकता है? ठीक है, तो शिक्षण यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? ठीक है, अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित, अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, बिल्कुल सही है। अधिगम जो है प्रक्रिया तथा परिणाम है, ठीक है, ये सही है। दूसरा है अधिगम एक सतत प्रक्रिया। भाई अधिगम एक सतत प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलता है अधिगम, हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं अपने जीवन भर, ठीक है। अगला अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, बिल्कुल व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम, ठीक है। ये सारी परिभाषाएं हैं और अधिगम की विशेषताएं भी हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? ठीक है, शिक्षण विधि नहीं है भाई। प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण विधि है, साक्षात्कार विधि शिक्षण विधि है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग पर ध्यान देंगे अब यहाँ पर, सॉरी ये भी शिक्षण विधि है, और अन्वेषण विधि भी शिक्षण विधि है। अब देखिए ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पर गलती से है लिख जाता जल्दीबाजी में, तो आप इसको अगर इंग्लिश में देखें इंटरव्यू मेथड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये शिक्षण विधि नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू के द्वारा कहाँ पढ़ाया जाता है भाई? कौन सी शिक्षण किया जाएगा इंटरव्यू के द्वारा? कौन सा शिक्षण किया जाएगा? साक्षात्कार विधि के द्वारा, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व मापन का एक विधि हो सकती है, लेकिन ये शिक्षण विधि नहीं हो सकती। ऑप्शन बी यहाँ पर को सीधे सीधे सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट। निम्न में से शिक्षण के सूत्र, अब शिक्षण के सूत्र आप कब पढ़ेंगे? जब लर्निंग पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं टीचिंग पढ़ाऊंगा, लर्निंग पढ़ाऊंगा, उसमें शिक्षण के सूत्र भी पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो शिक्षण के सूत्र कौन कौन से? अज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र है, सरल से जटिल की ओर भी शिक्षण सूत्र है, और उसके बाद पूर्ण से अंश की ओर भी शिक्षण सूत्र है दोस्तों। 4 के 4 शिक्षण सूत्र हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर को आगमन निगमन विधि भी कहा जाता है, ठीक है। और सरल से जटिल में आप देखेंगे, ठीक है, पहले क्या होता है, जैसे शब्द पढ़ाने से पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाएगा, ठीक है, पहले सरल चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्थूल से सूक्ष्म में, ज्ञात से अज्ञात, जिसको आगमन से निगमन कहते हैं, पहले इसमें उदाहरण दिए जाते हैं, जो चीज़ सभी जानते हैं वो चीज़ के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो चीज़ के बारे में जो अनचाही एक मतलब ऐसा पक्ष होता है जिसको नहीं जानते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटा आपने यहाँ पर कुछ समझ लिया है। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट करके बताना, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? भाई व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जो मैं मेन मुख्य बता रहा हूँ। वहाँ पर देखिए आप, एक हेरिडिटी होती है, एक वंशानुक्रम होता है, दूसरा वातावरण होता है, ठीक है। वातावरण के अंतर्गत बाकी चीज़ें आ जाती है। हेरिडिटी वो होती है, वंशानुक्रम वो होता है जो हमको जो है अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं, ठीक है, अपने पूर्वजों से। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं ऐसे कारक बताने, तो दैहिक और वंशानुक्रम संबंधी कारक जो है, दैहिक फिजिकल एंड हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे
ये तो होते ही हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण संबंधी कारक, ठीक है, तो पर्यावरण संबंधी कारक भी इसमें होते हैं, तो ये भी होते हैं। अब उसके बाद प्रयोगात्मक कारक यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेंट्स जो है ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए आप 1, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन किस में, बी में ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है, जो ये तीन व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। क्यों भाई, ऐसा तो बोला गया कि जरूरी है, लेकिन क्यों है, ठीक है। शिक्षक का अगर शिक्षा मनोविज्ञान का उसको ज्ञान होगा तो वो क्या करेगा, नवीन शिक्षण तकनीक का ज्ञान प्रदान करता है। देखिए ऐसा नहीं है, मनोविज्ञान का ज्ञान होने से नई टीचिंग टेक्निक्स का कोई खास ऐसा वो है नहीं संबंध, ठीक है, तो ये तो अलग चीज़ है। उसके बाद समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायक, भाई अगर किसी व्यक्ति को मनोविज्ञान का बहुत अच्छा नॉलेज है तो शिक्षण के दौरान आने वाली समस्त समस्याओं को, जिस भी बच्चे को जो भी समस्या आती है, अगर उसको बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का नॉलेज है तो वो क्या करेगा, सफलतापूर्वक उन समस्याओं का समाधान कर पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सीधा सीधा सही हो जाएगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, वृद्धि और विकास। देखिए अब वृद्धि और विकास से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है, ठीक है। तो वृद्धि और विकास दोस्तों, क्या ये दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक होती हैं, ठीक है, क्या ये दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक होती हैं, भाई नहीं होती है ना। विकास कैसे प्राकृतिक हो जाएगा, चलो वृद्धि हो सकती है, ठीक है, विकास प्राकृतिक नहीं होता, विकास कृत्रिम होता है, ठीक है, विकास कृत्रिम होता है, ठीक है। चलिए वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात। आंख बंद करके इसको क्लिक कर दो, आंख बूझ के लगा दो सही आंसर, ठीक है, गोला मार दो, ठीक है, सीधे ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए। व्यक्तित्व के विकास में विरासत और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है भाई, ठीक है। अब देखिए व्यक्तित्व के विकास की बात कर रहा है, इसमें विरासत यानी कि हेरिडिटी जो हम अभी अनुवांशिकता बोल रहे थे, और परिवेश की भूमिका, ठीक है, परिवेश का क्या रोल है, विकास और वातावरण, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या रोल है। अच्छी विरासत बुरे परिवेश को क्षतिपूर्त कर देती है, भाई अगर आपको विरासत में अच्छे गुण मिले हैं तो ये कहना चाह रहा है कि अच्छे गुण आपको आपके माता पिता से मिले हैं, मतलब हेरिडिटी के द्वारा आनुवंशिकता में मिले हैं, तो ये अगर आपको बुरा वातावरण भी मिलता है, माहौल भी मिलता है, तो वो क्या होता है, उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है विरासत से। तो ऐसा नहीं होता भाई, अगर आपको कितने भी अच्छे गुण आपके माता पिता से ट्रांसफ़र हुए हैं तो वो अगर आपको उसका माहौल आपको जैसा मिलता है वो जो है उसको बिगाड़ देता है, ठीक है। ये तो सीधे सीधे ये गलत हो गया। दूसरा, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर है, ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर विरासत मैं परिवेश को थोड़ा ज़्यादा महत्व देता हूँ, मतलब मानता हूँ, तो और होता भी है ये, तो ये भी गलत हो जाता है। बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, भाई ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगर आपके एक छोटी सी चीज़ को देख लीजिए, अगर आपके यार दोस्त मतलब आप मान लीजिए कोई ड्रिंक या कोई आपके अंदर कोई ऐसी गंदी आदत नहीं है, ठीक है, आपको विरासत में मिले, आपके पूर्वज कभी नहीं करते, आपको ये उनसे मिला हुआ है, ठीक है, और आप ये चीज़ नहीं करते, लेकिन आप उस परिवेश में पड़ जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन बच जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है आप उसमें ढल जाते हैं, ठीक है। तो परिवेश का बहुत अधिक महत्व पड़ता है, जो क्या करता है, आपको विरासत में जो गुण मिले हैं उन गुणों को खत्म कर देता है, ठीक है, दबा देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर को सीधे सीधे सही हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है जो फर्स्ट वाला है, सॉरी सी वाला है, इसको आप जो है ज़्यादा पॉइंट देंगे और यहाँ पर सही जवाब यही माना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया। भाई बौद्धिक विकास, अब हमने अभी यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की आपसे बात की थी, ठीक है, तो उसने बौद्धिक विकास को किसने माना है आयु से संबंधित। मैंने बताया था, उसने 4 स्टेज बताए थे कि 0 से 2 साल तक इतना, इतने साल से इतने साल तक इतना, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको ये कमेंट करके बताने हैं। तो ये तो उसने बौद्धिक विकास को जीन पियाजे ने बताया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको टॉपिक को छोड़ना मत, ठीक है। मैं आपको इन टॉपिक्स को लेकर चलूंगा, ठीक है, मेरे साथ बने रहना आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।
किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं। ये विचार किसका भाई? ये विचार किसका है? ये विचार बंडूरा का है, ठीक है। बंडूरा और उसके साथियों का ये विचार है। बंडूरा का एक सिद्धांत है दोस्तों, ठीक है। बंडूरा का एक सिद्धांत है। बंडूरा ने एक प्रयोग किया था बेबी डॉल पर। किस पे किया था? बेबी डॉल पर। एक डॉल लाया था वो, उस डॉल को उस बच्चे, मतलब उसने क्या किया था, उस बच्चे पर प्रयोग किया था। उसने एक बच्चे को जो है 3 प्रकार की मूवीज दिखाई, ठीक है। तो 3 प्रकार की मूवीज दिखाई उसने। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक मूवी जो थी, फर्स्ट मूवी उसने दिखाई जो सामाजिक मूल्यों पर आधारित मूवी थी, जिसमें जो है बच्चे के अंदर सामाजिक गुण का विकास हुआ। बच्चा जो है सामाजिक अच्छे कार्य करने लगा, ठीक है। और दूसरे में जो है दूसरी उसने प्रेम पर आधारित मूवी दिखाई। तो वो बच्चा उस डॉल से क्या करने लगा? प्रेम करने लगा, प्रेम दर्शाने लगा, ठीक है। तो उससे उसने ये अवलोकित किया। तीसरी मूवी उसने दिखाई दोस्तों, हिंसात्मक मूवी दिखाई, जिसमें उस बच्चे ने क्या किया, उससे अपना ऐसा व्यवहार अडेप्ट किया कि मतलब वो भी आक्रामक हो गया। उसने गुड़िया जो थी, उसकी जो डॉल थी, उसकी गर्दन तोड़ दी, ठीक है। तो अब जो है बेंडूरा ने तब ये पाया, उसने कहा कि बच्चे क्या करते हैं, अवलोकन करके या नकल करके सीखते हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के उसने अपने सिद्धांत में कहा व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के गतिमान से ही सीखता है, प्रतिमान से सीखता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के बेंडूरा का जो है कथन है, बेंडूरा ने कहा था, बेंडूरा ने अपने सिद्धांत में, ठीक है। चलिए डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जिस समय इसका सिद्धांत पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की अवस्था नहीं है? भाई संवेदी प्रेरक, देखिए संवेदी प्रेरक यानी कि सेंसरी मोटर मैंने किसका बताया था? प्याजे भाई साहब, टोपी वाले भाई साहब, ठीक है। टोपी वाले भाई साहब प्याजे, ठीक है। प्याजे वो नहीं, कांदा नहीं, ठीक है। प्याजे एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने बताई थी 4 स्टेज, मैंने अभी आपको जिसको बताया था। तो ये संवेदी प्रेरक नहीं होगी, बाकी ये तीनों जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, उससे संबंधित है दोस्तों। इनको जब मैं कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ाऊंगा आपको, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अंतर्गत मैं इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। आगे है 28 नंबर, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया, ठीक है। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। भाई अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस प्रकार के अधिगम को क्या कहेंगे? कोई बच्चा गणित मैथ्स सॉल्व कर रहा था, लेकिन वो अटक गया उस पर, लेकिन कुछ देर उसने सोचा, तो फिर अचानक से उसको एक युक्ति सूझी, ठीक है। तो एक युक्ति सूझी और एक क्लू उसको मिला और उसके बाद उसने समस्या को सॉल्व कर लिया। भाई ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप, सूझ द्वारा अधिगम, ठीक है। ये सूझ या अंतर्दृष्टि का एक सिद्धांत है, जिसको मैं आपको लर्निंग के अंतर्गत सिद्धांतों के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इसको जो इस सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दोस्तों, वो वर्दीमर नाम का एक व्यक्ति था, वर्दीमर ने किया था, ठीक है। किसने किया था? वर्दीमर ने किया था। लेकिन इसको प्रयोग जो इसका किया था वो कौन थे प्रयोगकर्ता? ये थे कोहलर, ठीक है। कोहलर, ठीक है। कोहलर ने 1916 में इसको इस पर प्रयोग किया था और 1911 में वर्दीमर ने क्या किया था, इसको प्रतिपादित कर दिया था। अब जो है यहाँ पर आपने जो प्रयोग किया था कोहलर ने दोस्तों, उसने एक वनमानुष पर प्रयोग किया था, जिसमें उसने आपको मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा बाद में, जिसमें कुछ बॉक्स रखे थे, ऊपर केले टांगे हैं। वो जो वनमानुष होता है वो थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद उन बॉक्सों को इस तरह अरेंज करता है कि उस केलों को निकाल ले, या फिर वह जाली के अंदर से एक स्टिक के सहारे से केले उठा लेता है, बाहर पड़े केलों को। तो इस तरीके से उसने प्रयोग किए थे। तो ये सूझ का सिद्धांत होता है, जिस पर अपनी सूझ और अपनी समझ का प्रयोग करके लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। भाई अगर कोई विद्यार्थी है, वो प्रत्येक विद्यार्थी में इंडिविजुअल डिफरेंस आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें प्रत्येक विद्यार्थी की कार्य करने की शक्ति हो, चाहे चिंतन मनन या लर्निंग याद करने की, तो हर चीज़ की एबिलिटी अलग अलग होती है, हर चीज़ अलग अलग पाई जाए। तो विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली जो चिंतन की युक्तियाँ, चिंतन की टेक्निक्स हैं, ठीक है, स्ट्रेटजीज, थिंकिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं, तो उनको वो जो है यहाँ पर क्या होती है, विभिन्न होती है। तो इस वजह से इसका आंसर कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी यहाँ पर को सही हो जाएगा, ठीक है। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन आया था जो इसमें ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? भाई मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता यहाँ पर कौन सी नहीं है, ठीक है। इस पर ध्यान आपको जरूर देना है। संतुलित, एकीकृत और समन्वित विकास,
उसके बाद वास्तविकता की स्वीकृति, सेकी बघारना या नियमित दिनचर्या। भाई मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता देखिए ये भी है, ये भी है। उसके बाद नियमित दिनचर्या रेगुलर लाइफ भी है। उसके बाद सेकी बघारना ये नहीं है मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता, ठीक है। अब सेकी बघारना से मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ठीक है। सेकी बघारना मैंने जैसे कि आपको बताया ये होता है बढ़ चढ़कर जो है बातें करना, ठीक है। कोई डींगे मारता है बड़ी बड़ी, ठीक है, बढ़ चढ़कर जो बातें करते हैं, डींगे मारते हैं, तो उसी को सेकी बघारना बोलते हैं, बोस्टिंग बोलते हैं। तो आप यहाँ पर मैंने इसको पहले आपको बता दिया था। तो मानसिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता जो है, बाकी ये तीनों उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन मैंने आप सब लोगों से डिस्कस कर लिए जो 2020 के प्रश्न पत्र में आए थे, ठीक है। तो 2020 इसके अलावा बाकी के प्रीवियस पेपर भी हमारे चैनल पर हैं, तो आप प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन भी चेक करना चाहिए आपको प्रत्येक वीडियो का, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, आप हमको इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना दोस्तों, वहाँ पर मैं विभिन्न प्रकार की रोज़ नई अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर प्लीज़, मैं आपसे बोलता हूँ फिर से, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल को, हमारे ग्रुप को जरूर फॉलो कर लेना है आपने, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट हम इसका पर्यावरण वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी इस वीडियो में से है तो आप जरूर कमेंट करके बता देना। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।